हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 12th फिजिक्स चैप्टर 13 की इस नए वीडियो में। शायद 12वां चैप्टर है या फिर 13वां चैप्टर है, आप देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है 12वां चैप्टर होगा ये परमाणु चैप्टर। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग परमाणु चैप्टर को पढ़ रहे थे और परमाणु चैप्टर अपना ये दूसरी क्लास है परमाणु चैप्टर की। बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लेकिन अच्छा चैप्टर है, मतलब कि मज़ा आती है इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है बोहर का परमाणु मॉडल। वो बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना कहा जाए उतना कम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। और याद रखो, ट्रिक से देखेंगे। ऐसी ट्रिक आपको कहीं किसी ने नहीं बताया होगा। सोता हुआ जो व्यक्ति है ना, वो भी जग जाएगा इस ट्रिक को देखने के लिए। बस लास्ट तक देखते रहिए, कभी नहीं भूलेगा आपको बोहर का परमाणु मॉडल। तो सबसे पहली बात की, ये बोहर का परमाणु मॉडल है जो ये, इसे बोहर का परमाणु मॉडल ही क्यों कहा गया और इसे परमाणु मॉडल नाम ही क्यों दिया गया। तो सबसे पहली बात की, एक नील बोहर नाम के वैज्ञानिक थे। किस नाम के? नील बोहर नाम था उनका। और उन्होंने सन 1913 ईस्वी में कुछ बनाने की सोची। तो आपने सुना होगा प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था, क्या था? प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था, उसको इन्होंने यूज किया, मतलब उसको लगाया। और उसको लगा करके इसके जो रदरफोर्ड का एक मॉडल तुमने सुना होगा, उस रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया। वही क्या कहलाया? ये बोहर का परमाणु मॉडल कहलाया। मतलब कि एक परमाणु मॉडल पहले से बना हुआ था, वो किसने बनाया हुआ था? वो बनाया था रदरफोर्ड ने। आपने सुना होगा रदरफोर्ड का परमाणु। तो रदरफोर्ड ने कुछ कमियां छोड़ दी थी, तो उन कमियों को प्रोफेसर नील बोहर ने 1913 ईस्वी में जो है, इन्होंने मतलब उन कमियों को दूर किया। और इन्होंने 3 रूल नियम दिए कि ये 3 रूल नियम है बोहर के परमाणु मॉडल के। और ये 3 रूल नियम के खिलाफ जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो बोहर के परमाणु मॉडल के अंतर्गत आएगा। और ये रदरफोर्ड मॉडल में कमियां हैं। तो कितनी ईस्वी को? सन 1913 ईस्वी को। सबसे पहली बात तो यही है, कितनी ईस्वी को? तो सन 1913 ईस्वी को। कौन से थे? प्रोफेसर नील बोहर। 1913 ईस्वी को प्रोफेसर नील बोहर, प्रोफेसर नील बोहर ने क्या किया था? प्रोफेसर नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लांक क्वांटम के सिद्धांत पर को लगाकर रदरफोर्ड मॉडल की कमियां दूर की थी। मतलब कि तो यहाँ पे आपको लिखना है, सन 1913 ईस्वी में प्रोफेसर नील बोहर ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। क्या लगाकर? प्लांक सिद्धांत। रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को, यहाँ पे लिखोगे कि कमियों को क्या करके? प्लांक सिद्धांत को लगा करके दूर कर दिया। प्लांक सिद्धांत के सीधा सीधा लिख सकते हो, प्रोफेसर नील बोहर ने 1913 ईस्वी को प्लांक नियतांक को लगाकर, प्लांक किसको? ये जरूर याद रखना, प्लांक सिद्धांत। ये प्लांक सिद्धांत को लगा करके इन्होंने क्या किया था? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां दूर की, जिसके लिए निम्नलिखित परिकल्पनाएं की। नंबर पहली परिकल्पना क्या की? ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, बाद में मैं आपको लिखाया एक रखा है, उसको कॉपी में मैं वो दिखा दूंगा आपको, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा सारी चीज़ें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले पाओगे। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बोला है सन 1913 ईस्वी में प्रोफेसर नील बोहर ने क्या किया था? मैंने आपको बताया, प्रोफेसर नील बोहर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने रदरफोर्ड मॉडल क्या बनाया? रदरफोर्ड, प्रोफेसर नील बोहर उनका नाम था, इसलिए बोहर का परमाणु मॉडल नाम पड़ गया। अब रदरफोर्ड का एक परमाणु मॉडल था जिसमें कमियां थी, उन कमियों को दूर कर दिया सिर्फ रदरफोर्ड की बोहर, नील बोहर ने 1913 ईस्वी में। और उन्होंने 3 परिकल्पनाएं दी। पहली परिकल्पना ये थी कि इलेक्ट्रॉन, तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चारों घूमते रहते हैं। क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सूर्य के चारों ओर, क्या तारा है और बहुत सारे बुध है, शुक्र है, ये सब क्या है? चक्कर लगाते हैं। तो इसी प्रकार इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग तो जानते होंगे आप, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग होता है पी कह रहा है कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। मतलब जो h/2 का गुणज हो, जिसका संवेग p, वही वो इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में घूम सकता है, दूसरी कक्षा में नहीं घूम सकता। पहली बात इन्होंने कही, क्या कही? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं। ये बताइए, आप किस घर में जा सकते हो? आप उसी घर में जा सकते हो जो आपका घर है।
दूसरे घर में आप चले जाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे ना बेटा। इसलिए आप, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो h/2π का गुणज होगा वो उसका घर है। जो भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का अगर कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, p होता है। जो कह रहा है कोणीय संवेग p का, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम p का h/2π का पूरी तरह से गुणा है, वो उसका घर है। किसी भी ये सपोज घर है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन का जो संवेग होगा h/2π से अगर हम गुणा करेंगे और इस घर के संवेग के बराबर आ जाएगा इसके गुणा करने से, तो समझ लीजिए कि ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये इसका घर हो गया। वो इसी कक्षा में घूम सकता है, दूसरी कक्षा में नहीं जाएगा। इन्होंने मेन बात जो बताई वो बताई, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। और इन्होंने एक फार्मूला दिया mvr, यानी कि p बराबर होता है, देखो मैं बता देता हूँ, p बराबर होता है आपका j बराबर होता है आपका pr। एक फार्मूला होता है j बराबर pr, और p बराबर होता है mv, तो ये निकल के आ जाता है mvr। ठीक है, mvr कोणीय, ये j क्या है आपका कोणीय संवेग, जे बराबर होता है pr, तो ये निकल आता है mvr। अब इन्होंने कहा था कि mvr ये निकल के आ गया कोणीय संवेग। इन्होंने कहा कि जो कोणीय संवेग है उसका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितने का गुणा होना चाहिए? h/2π का पूर्ण गुणा जो वो क्या कहलाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन में अगर हम h/2π का गुणा कर दें और वो कोणीय संवेग के बराबर आ जाए तो केवल उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, अदर कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? दूसरे पॉइंट पे इन्होंने कहा इन्होंने कहा कि स्थायी कक्षाओं में अगर कोई, मतलब अपनी कक्षा में, स्थायी कक्षा का मतलब अपनी कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और घूमते समय इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है, तो वो गलत है। इन्होंने कहा कि जब स्थायी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा, सपोज करो ये किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा है और वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो कह रहा है घूमते टाइम ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, एनर्जी का उत्सर्जन क्या करेंगे? एनर्जी उत्सर्जन नहीं करेंगे। ये घूमते समय में स्थिर रह कर सकते हैं, लेकिन अपने अगर एक क्लास में पर्टिकुलर अपनी कक्षा में ऐसे ऐसे करके बार बार राउंड अप कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे घूमते टाइम इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकता। तो नंबर दूसरा पॉइंट लिखना, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा कि जब मान लीजिए सपोज करो कोई परमाणु है, उस परमाणु को किसी कारणवश क्या किया जाए? किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिल जाए। सपोज करो ये कोई परमाणु है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कहीं यहाँ पे एक मान लीजिए कक्षा है और बाहर से इसे यहाँ से ऊर्जा मिल जाए। जब इसे बाहर से ऊर्जा मिल जाएगी तो जोशिया जाएगा। जब ये बाहर से ऊर्जा मिल जाए, जब इसको बाहर से ऊर्जा मिल जाएगी तो तुरंत क्या होगा? उसका वो अपनी नीची कक्षा में चला जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे सपोज करो एक कक्षा और है, तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को मतलब यहाँ ऐसे ऐसे राउंड कर रहा है, इसका मेन यहाँ घूमना मकसद है, लेकिन इसको सपोज करो कोई बाहर कक्षा लगी थी, उस कक्षा से इसको मिल गई ऊर्जा। जैसे ही इसको ऊर्जा मिली थी जोशिया गया, जैसे ये जोशिया तुरंत नीचे वाली कक्षा में आ गया। तो नीचे वाली कक्षा में ये सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रुक सकता है, इससे ज़्यादा रुकना इसके लिए संभव नहीं है। तो 10⁻⁸ सेकेंड रुक कर तुरंत ये नीची कक्षा से वापस अपनी कक्षा में आएगा। इतने 10⁸ सेकेंड में रुकेगा यहाँ और तुरंत फिर बैक होके अपनी कक्षा में आएगा। तो जब बैक हो करके अपनी कक्षा में वापस लौटेगा तो वापस लौटते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उन्होंने कह दिया था, मतलब कि इन्होंने कहा कि जब यहाँ से कोई ज़्यादा किसी इलेक्ट्रॉन को हम ज़्यादा एनर्जी दे देंगे, वो तुरंत नीचे वाली कक्षा में आएगा। नीचे वाली कक्षा में 10⁻⁸ सेकेंड रहेगा और तुरंत 8 सेकंड के बाद वापस लौटेगा और वापस लौटते समय ऊर्जा का उत्सर्जन जरूर करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, तो सपोज करो नीचे, अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मान लीजिए आपके पास बाइक है, तो आपके पास अगर बाइक है तो आप साइकिल से चलने का मन नहीं करेगा आपका, आप बाइक लेके ही घूमेंगे। इसी प्रकार सेम ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा में ऑलरेडी है तो वो नीची कक्षा में नहीं आता। याद रखिएगा, वो नीची कक्षा में नहीं आता, हमेशा नीची कक्षा से ऊपर की कक्षा में जंप करने की सोचता है। जैसे सपोज करो ये एक कक्षा बनी है, ये एक कक्षा बनी है,
इस कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी, झट से यहाँ इस वाले इस पर पहुंचेगा ऊंची कक्षा में और 10⁻⁸ सेकंड तक यहाँ रुकेगा और फिर वापस आएगा। बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या IIT JEE मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो। ठीक है, तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो यार मैं भूल गया था कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास एक कॉल आ गई थी तो मैंने इस वीडियो को ज्वाइन किया है। तो देखिए मैंने क्या रच डाला है यहाँ पे। और यहाँ पे अब क्या है, थोड़ा सा अपना बचा हुआ था। मैंने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कहीं से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी बाहरी ऊर्जा को लेता है और तुरंत पलायन कर जाता है इस पे, मतलब ऊपर वाली कक्षा में, और वहाँ पे 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है और फिर नीचे आता है। तो नीचे आते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक है। ये बात समझ लीजिए कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को अलग से बाहर से कहीं ऊर्जा मिल जाएगी तो अपनी निचली कक्षा को छोड़ के ऊपर की कक्षा में भाग जाएगा और वहाँ 10⁻⁸ सेकंड तक ही रुकेगा और फिर नीचे वाली कक्षा में आएगा। तो जब ऊपर से नीचे कक्षा में आएगा तो जो उसकी ऊर्जा बची हुई होगी उसका उत्सर्जन करता हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि नीची कक्षा की ऊर्जा जो है वो E2 है। क्या है, नीची कक्षा की ऊर्जा E2 है और नीची जो ऊपर की कक्षा है ना, ऊपर की कक्षा, उसमें हम मान लेते हैं कि E1 है। तब एक की E2 मान लेते हैं और E1 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं डेल्टा E बराबर E2 माइनस के E1, ठीक है। अब इसको क्या है, डेल्टा E को हम लोग जानते हैं H न्यू होता है। तो H न्यू बराबर हो जाएगा E2 माइनस के E1। तो अगर हम लोग न्यू बराबर यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा E2 माइनस के E1 अपान में हो जाएगा H। बोलो बात सही है, समझ आ गया। तो इतना सबके अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास पर। तो आप लोग ऐस कीजिए। और आपको मैं दिखाने की बोल रहा था ना, तो देख लीजिए, ये है, ये एक फटा रजिस्टर है, बहुत पुराना सा, और ये मेरे सामने रखा था। मैंने सोचा ये बच्चों को दिखा दूंगा। तो इससे क्या करिए, आप अपना फोटो वोटो खींच लीजिए, जैसा भी जो बने आपका। और यहाँ पे मैं देखिए एक एक दिखा देता हूँ, इस पर लिखा हुआ है, हो सकता है कुछ गलत वलत भी हो तो आप इसे मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।